जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई करोगे। तो जैसे कि मैंने बोला था कि आपको सभी सेट्स करा के दे दूंगा, तो आज हम लोग बायोलॉजी का जो आपका सेट 2 है उसको आज हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, टोटल 40 MCQ क्वेश्चन है, सभी का सभी आज हम लोग कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके पास है, हाँ पहला प्रश्न है जो कि 81 नंबर से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि बायोलॉजी है वो आपका 81 से स्टार्ट है। ठीक है, 81 से आगे स्टार्ट है। बाकी 80 नंबर के ऊपर यानी कि आगे तरफ आपका फिजिक्स था, उसके ऊपर में मैथ था। ठीक है ना, तो इस कारण से ये 81 से दिख रहा है आपको नंबर। ठीक है, तो न्यूमेरिक पे ध्यान मत दो, क्वेश्चंस पे ध्यान दो। ठीक है, लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रथम चरण है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो प्रथम चरण होता है ना, वो पर्णहरित ए द्वारा इलेक्ट्रॉन का विमोचन होता है। यानी सीधा सीधी में बोलो तो जो क्लोरोफिल ए टाइप का क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल भी बहुत टाइप का होता है। ठीक है, तो उसमें से क्लोरोफिल ए जो होता है वो प्रकाश की किरण को ऑब्जॉर्व करके इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है। तो अगर आप लोग पढ़ोगे अच्छे से तो आपको चीज़ें क्लियर होगी। तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा और प्रकाश संश्लेषण की पूरी घटना को अच्छे से समझ लीजिएगा। जो मैंने अभी आपको बोला पर्णहरित ए द्वारा इलेक्ट्रॉन का विमोचन, जो कि आपको ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा होगा, तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऑप्शन में दिया ही नहीं है, जबकि यही होना चाहिए था। पर फिर भी अगर मैं इन चारों में से अगर ऑप्शंस को चॉइस करने का अगर आप लोग बोलोगे तो मैं 4 नंबर का ऑप्शन को चॉइस करूंगा, जो कि है एटीपी का संश्लेषण। यानी कि इन चारों में सबसे पहले तो एटीपी का संश्लेषण होता है, इसलिए आप लोग इन ऑप्शन में से इसको मार लीजिएगा। वरना अगर कहीं दिखे पर्णहरित ए द्वारा इलेक्ट्रॉन का विमोचन तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जो कि 82 नंबर प्रश्न है लेगा कि आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण होता है। तो अवशोषण कहाँ होता है भोज्य पदार्थ का? तो छोटी आंत में होता है। ठीक है, तो 4 नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। बड़ी आंत नहीं मार दीजिएगा, बहुत बच्चे गलती करते हैं। 83 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा तीसरे नंबर का प्रश्न आज के इस वीडियो का, मतलब इस मॉडल पेपर का, जो कि आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है कि जड़ द्वारा जल का अवशोषण बढ़ता है। भाई साहब जड़ तो पादप में ही पाया जाता है, पेड़ पौधे में ही पाया जाता है। तो पेड़ पौधे द्वारा जड़ के द्वारा जल का अवशोषण कब बढ़ता है? जब उसमें वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि होता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि पत्तियों द्वारा, पादप का जो पत्तियां होता है उसके द्वारा जो जल का ह्रास होता है उसी को हम लोग वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल भाषा मैंने आपको बता दिया। तो जितना ज़्यादा पत्ती जल का त्याग करेगा, या फिर बोलो कि जितना ज़्यादा जल का ह्रास करेगा, वाष्पोत्सर्जन जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा पेड़ का जो जल है वो उतना स्पीड से खत्म होगा, और उस पेड़ जो है वो उस जल की भरपाई के लिए उतना ज़्यादा जड़ से वापस से जल खींचेगा। तो यही कारण है, यू आप लोग याद रख सकते हो ट्रिक से, वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि द्वारा होता है। ठीक है, 84 नंबर के प्रश्न पर आते लिखा है कि कोशिका द्वारा ऊर्जा की खपत तथा साधारणतया सांद्रित प्रवणता पर जल का अंतर्ग्रहण की परिघटना कहलाती है। तो क्या कहलाती है? उसको हम लोग एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, यानी कि हिंदी में अगर बात करो तो सक्रिय अवशोषण। यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी का क्या मैं समझाऊं, बायोलॉजी समझाने वाला है ना, आपको याद रखना ही पड़ेगा, अगर है तो है। ठीक है, जैसे कि दूध का स्रवण किसके द्वारा कायम रहता है, तो ये फिक्स है, कोई आपको ये हैंड्स प्रूफ करने वाला कुछ होता नहीं है, जो कि किसके द्वारा होता है? प्रोलैक्टिन के द्वारा होता है। यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मली आप लोग क्या कीजिएगा, 3 बार 4 बार करके वीडियो को देख लीजिएगा, थोड़ा स्पीड करके 2x के स्पीड में, तो आपका याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी को याद करने का यही ट्रिक है, समझे ना, क्योंकि बायोलॉजी याद करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, बायोलॉजी में भी और केमिस्ट्री में भी। ठीक है, बाकी फिजिक्स मैथ रहता तो मैं चलो डेरिवेशन करके दिखाता आपको। चलिए 86 नंबर के प्रश्न पर आते हैं, जो कि आपके पास लेगा कि मस्तिष्क तथा स्पाइनल कोड में रहता है। तो मस्तिष्क तथा स्पाइनल कोड में क्या रहता है? भाई साहब ये तो फिक्स है, ऐसा तो है नहीं कि ये हर समय बदलेगा, तो इसको याद रखना पड़ेगा, जो कि क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। 3 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो लोग आगे बढ़ते हैं। 87 तो हो चुका है, 86 हो गया। 87 नंबर प्रश्न आते हैं, लिखा है कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध केंद्र है। सीधा सीधे बोलो तो प्रमस्तिष्क का क्या कार्य होता है? मुख्यतः सोचने का। 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां वे हैं जिनमें श्रवण रहता है। तो भाई साहब कहाँ? रक्त में। ये 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 89 नंबर प्रश्न आते हैं, लगा कि निम्नलिखित में से कौन किसी हार्मोन का स्रावन नहीं करता? तो इनमें से कौन सा जिसमें से हार्मोन का स्रावन नहीं होता है? तो भाई साहब वृषण से तो होता ही है, अंडाशय से तो होता ही होता है। ठीक है, आपके पास प्रेकियाज में भी होता है, लेकिन ये जो प्लीहाज होता नहीं है, मैंने आज तक कभी सुना नहीं है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, प्लीहाज। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि 90 नंबर का प्रश्न है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिब्रेलिन उच्छेपित करता है। तो क्या करता है भाई साहब सॉरी, तो जो जिब्रेलिन है वो उच्छेपित क्या करता है? तो भाई साहब वो जो करता है वो आता है आपके पास इंटरनोट का दीर्घीकरण को। ठीक है, इंटरनेट के दीर्घीकरण को, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 91 नंबर के पास पता लगा कि ब्रायोफिल्म पुनरुत्पादित होता है। तो भाई साहब ये जो आपके पास सही आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा वनस्पतिक
कली, ठीक है, वनस्पातिक कली, यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। चलिए 92 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा हुआ है कि एक माली गुलाब के पौधे के तने को काट कर बोता है। गुलाब के पौधे के तनों को काट कर बोता है, क्योंकि आपको पता है कि इसी तरह से बोया जाता है, ठीक है। यह परिघटना क्या कहलाती है? तो भाई साहब इस प्रकार की जो परिघटना है वो क्या कहलाती है? ग्राफ्टिंग कहलाती है। नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास 93 नंबर का प्रश्न है। यह है कि मानव में अंडाणु का प्रजनन होता है। तो मानव में अंडाणु का जो प्रजनन होता है वह कहाँ होता है? फिलोपियन ट्यूब में होता है, डिंब वाहिनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 94 नंबर प्रश्न में लिखा है कि तना के कटाव का उपयोग साधारणतः खाली घर में प्रवर्धन के लिए होता है। तो भाई साहब इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गणना हो जाएगा। तो आपके पास 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 95 नंबर के प्रश्न पर आते हैं, जो कि आपके पास लिखा हुआ है कि गर्भाशय भित्ति से जुड़ा हुआ डिस्क जैसी संरचना जिसका दूसरा भाग अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है कहलाता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है जो कि तो वो क्या कहलाता है? तो भाई साहब अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ये हमारा 95 नंबर का प्रश्न है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा आपके पास प्लेसेंटा कहते हैं इसको। 3 नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। चलो 96 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए हमारे पास जो 96 नंबर का यहाँ पे प्रश्न में लिखा हुआ है, आपके पास लिखा कि युग्मक में रहता है। तो युग्मक में क्या रहता है? तो युग्मक में जो होता है आपके पास क्या होता है कि जीन के मात्रा एक एलील, ठीक है। तो ये आपके पास सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं 97 नंबर के प्रश्न पर। यहाँ पे 97 नंबर का प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पे समझाते अंक का उदाहरण है। तो भाई साहब समझाते अंक जो था ये आप लोग आई होप कि 10 क्लास में याद करोगे। समझाते अंक और समरूप अंक से क्वेश्चन बनता है। इस बार समझाते अंक इस सेट में याद हो सकता है, आपको समरूप अंक पूछ ले तो दोनों का दोनों आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो लिखा कि हमारा हाथ और कुत्ता का अग्रपात, ये तो होता है समझाते अंक, ठीक है। हमारा दांत हाथी का दांत, ये भी होता है। आलू और घास का धाव, ये भी होता है धावक। और 4 नंबर लिखा है कि इनमें से सभी, इसलिए 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप समझाते होंगे और समरूपम क्या होता है आप लोग ये वाला कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक क्वेश्चन आ चुका है, एक बार कि ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत है। तो मुझे पता है बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं वो बोलेंगे सौर ऊर्जा, और बहुत सारे ऐसे दोस्त बोलेंगे जो कि हमारे 2 नंबर का ऑप्शन बोलेंगे नाभिक ऊर्जा, ठीक है। तो ये बहुत ही विवेड वाला क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से तो नाभिक ऊर्जा होगा, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर मैंने सर्च मार के देखा हुआ है, बहुत सारे मैंने किताबों में देखा है नाभिक ऊर्जा लिखा है, बहुत जगहों पर सौर ऊर्जा भी लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? तो समझिए, देखिए बच्चों के माइंड में क्या आता है जनरली कि पूछा है कि सबसे सुरक्षित, तो सबको लगता है कि सौर ऊर्जा तो बहुत सुरक्षित है, टेंशन नहीं है। और नाभिक ऊर्जा को लेकर उनका सोच ये होता है कि नाभिक ऊर्जा तो भाई साहब ठीक है, लेकिन उससे जो उपोत्पाद निकलता है वो बहुत ही हानिकारक निकलता है, यानी कि पर्यावरण को वो दूषित करता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पता है, ऐसा सिर्फ ये सोचना सही नहीं है कि सिर्फ सबसे सुरक्षित क्या है सो, ठीक है। आप ये देख रहे हो कि नाभिक ऊर्जा से जो आपका गंदगी निकलता है वो पर्यावरण को नुकसान ज़्यादा पहुँचाता है, पर भाई साहब ये तो देखो, ठीक है, जितना वो नुकसान पहुँचाता है उससे कई गुना ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी दे देता है, यानी कि नाभिक ऊर्जा एक स्वच्छ ऊर्जा देता है, ठीक है। सौर ऊर्जा भी देता है, पर सौर ऊर्जा जो होता है वो नाभिक ऊर्जा से कई गुना कम आपको इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर देता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के मामला में और भी कई सारे मामला में नाभिक ऊर्जा जो है तो वो आगे निकल जाता है, ठीक है। बाकी बहुत सारी किताबों में सौर ऊर्जा भी लिखा हुआ है, तो बाकी आप लोग इसका सही से समझिएगा, पर मुझे तो मेरे हिसाब से तो 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप कमेंट में लड़ाई मत कर दीजिएगा कि 2 होगा कि 4 होगा, ठीक है। चलिए 99 नंबर के पास पढ़ाता लिखा है कि नाभिकीय रिएक्टर में द्रव सोडियम धातु प्रयुक्त होता है। तो क्यों प्रयुक्त होता है भाई साहब? शीतलक के रूप में, यानी कि ठंडक करने के रूप में। तो 2 नंबर का ऑप्शन आपका 99 का प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 100 नंबर पर आते हैं। लगा कि निम्नलिखित में से कौन जैव भार ऊर्जा का उदाहरण नहीं? जैव भार का मतलब होता है बायोमास, ठीक है। तो बायोमास का मतलब क्या होता है कि जो बोला जाए तो नेचर से जो लिया जाता है, तो जैसे देख लो कि लकड़ी हो जाता है, ठीक है, गोबर भी लिया जाता है, कोयला भी ले सकते हो, तो इससे जो एनर्जी निकलता है इसको हम लोग बोलते हैं बायोमास एनर्जी, ठीक है। पर नाभिकीय ऊर्जा ये नहीं है भाई साहब, इसलिए आपके पास 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 101 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पे 101 नंबर का प्रश्न में यहाँ पे लिखा हुआ है कि वृक्षों की कटाई, वृक्षों की घटती संख्या कारण हो सकता है। तो वृक्षों का जो संख्या घट रहा है उसका कारण कैसे? तो कारण बहुत सारे हैं, पर इन ऑप्शनों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो वर्षा में कमी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग 102 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है, यानी कि कौन है जो कि वो सड़ गल के खत्म हो जाएगा आगे चल के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो आपके पास मवेशियों का गोबर यही सिर्फ है जो कि सड़ेगा, बाकी एल्यूमिनियम का डिब्बा ले लो या फिर DDT ले लो या फिर ले लो रेडियो सक्रिय वर्ज्य, यानी कि जो रेडियो सक्रिय का जो आपका अपशिष्ट होता है वो ले लो। ये सब क्या होता है कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, यानी कि इसका अपशिष्ट इसका जो हो जाएगा ये अपघटन नहीं होता है, ठीक है। चलिए हम लोग 103 नंबर के प्रश्न पर
लिखा है कि पारितंत्र में आता है, तो पारितंत्र में सभी कुछ आता है, जैसे कि हरे पौधे, जंतु हो गया अपघटक हो गया, अजैव परिवेश आ जाएगा, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन आपका पूरा ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग 104 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, किसी पारितंत्र में मिलते हुए जानवर एक साथ कहलाते हैं। तो किसी पारितंत्र में मिलते हुए जानवर क्या कहलाते हैं? तो भाई साहब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता जीव ना। तो 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 104 का। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 105 नंबर के प्रश्न पर बढ़ते हैं। यहाँ पे 105 नंबर के प्रश्न में यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राथमिक तथा प्रथम श्रेणी उपभोक्ता कहलाता है। तो प्राथमिक तथा प्रथम श्रेणी का जो उपभोक्ता होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हार्बीवोर बोलते हैं, ठीक है, हार्बीवोर बोलते हैं। 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 106 नंबर के प्रश्न पर आते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला बनाता है? तो भाई साहब खाद्य श्रृंखला कौन बनाता है? तो मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि घास, गेहूँ, आम। तो क्या कभी आम गेहूँ को खाता है? तो ये पॉसिबल ही नहीं, तो 1 नंबर का ऑप्शन तो होगा नहीं। चलो 2 नंबर प्रश्न पर देखते हैं। मानव बकरी खा सकता है, बकरी घास खा सकती है, यानी कि ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी और भी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। यहाँ हाथी क्या गाय को खाता है? नहीं, तो ये तो हो गया गलत भाई साहब। बकरी मछली को खाता है, ये भी गलत हो गया, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 107 नंबर के पास में। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो भाई साहब जैव विविधता का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि जैव विविधता जो होता है वो वंशागत होती है, साथ ही साथ ये क्या करती है, ये पर्यावरण स्थिरता में कमी होगी। यानी सीधा सीधी मैं बोलूँ तो देखो, जैव विविधता का संरक्षण हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये वंशागत होते हैं, साथ ही साथ विविधता की कमी से पर्यावरण स्थिरता में कमी होगी। पर्यावरण का जो स्थिरता है, जो स्थिर है पर्यावरण, उसमें कमी आता है। तो इस कारण से जो 1 नंबर का 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ये दोनों को दोनों करेक्ट हो जाएगा। 108 नंबर के पास पता लिखा होगा कि किसी झील का जल हरा होने का कारण है। तो किसी झील का जो जल होता है वो हरा इस कारण से होता है क्योंकि उसमें काई जमी हुई होती है। आप लोगों को पता होगा काई, ठीक है, जो हरा रंग का होता है। चलिए 109 नंबर पर आते लिखा कि मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है, तो 24 होती है, ठीक है, तो 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 110 नंबर पर बात है कि निम्नलिखित पौधों में से कौन हवा से वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकता है? तो वैसा मटर का पौधा, याद रख लीजिए बात। चलिए हम लोग 111 नंबर पर बात है कि अफीम प्राप्त होता है, अफीम ड्रग्स, ठीक है। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है भाई साहब? तो भाई साहब अफीम जो प्राप्त होता है वो होता है अफीम पॉपी के बीज कैप्सूल से, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। सॉरी। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, लिखा है 112 नंबर में, लिखा है निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट है? तो भाई साहब कोबाल्ट विटामिन B12 में होता है, तो इसलिए 1 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए 113 नंबर का प्रश्न आता है, लिखा हुआ है यहाँ पे 113 नंबर के प्रश्न में लिखा हुआ है कि कॉलेरा बेसिलस की खोज किया था। तो कॉलेरा बेसिलस की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने। तो यहाँ पे कोख लिखा गया तो कोच होगा 3 नंबर का ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 114 नंबर के प्रश्न में लिखा हुआ है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज का श्रेय है। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का खोज जनरली किसने किया था? तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 114 का। चलो हम लोग 115 नंबर के प्रश्न पर आते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे मनुष्य में अल्जाइमर रोग, मनुष्य में जो अल्जाइमर रोग होता है के अपभ्रंशन का अभिलक्षण है। तो जो आपके पास अल्जाइमर रोग होता है उसका अपभ्रंशन का जो अभिलक्षण होता है वो क्या होता है आपके पास? तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसका जो आपके पास तंत्रिका कोशिका होता है ये होता है, ठीक है, ये अभिलक्षणिक होता है, ठीक है। तो आपके पास तंत्रिका कोशिका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 116 नंबर पर बात लिखा हुआ है कि परासरण अर्ध पारगमय झिल्ली के आर पार खाली घर से जल का मार्ग है। तो भाई साहब यहाँ जो खाली घर उसको आपको भरना है। तो जो 116 नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल के अणु के उच्च साधन से निम्न साधन पर, यानी कि जो हो जाएगा वो आपके पास हाई कंसंट्रेशन से आपके पास लो कंसंट्रेशन की हो जाएगा, ठीक है। चलिए 117 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा हुआ है कि पौधे में जाइलम खाली घर के लिए उत्तरदायी है। तो जो जाइलम होता है वो जल के परिवहन के लिए होता है, और जो आपके पास फ्लोएम होता है वो आपके पास क्या होता है? खाद्य का परिवहन के लिए। तो दोनों ही याद रख लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में फ्लोएम के बारे में आ जाए। चलिए 118 नंबर के प्रश्न पर आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास मनुष्य में यकृत खाली घर तंत्र के भाग है। तो जो यकृत होता है वो उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है, इसलिए 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 119 नंबर के प्रश्न पर आता है, लिखा हुआ है कि श्वसन का नियमन खाली घर के अधीन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बहुत को पोन्स मारेगा, ठीक है, और बहुत को क्या हो मेंडुला अबलंगाटा मानेगा, ठीक है। तो ये आपके पास 3 नंबर का ऑप्शन या 4 नंबर का ऑप्शन, तो जिससे दोनों ही होता है तो 4 नंबर का ऑप्शन आप लोग चाहो तो मार सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग 120 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पे लिखा है नर तथा मादा युग्मों के मेल से बनी संरचना है। तो नर तथा मादा युग्मों के जो संलयन से जो युग्मनज बनता है वो क्या कहलाता है? तो वो जो कहलाता है वो आपके पास प्लेसेंटा, जो कि 4 नंबर का ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।